हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेस। तो इससे पहले जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था दैट वाज रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस। इसका मतलब जो दो मीडियम की बाउंड्री थी, जो उनकी इंटरफेस थी, जो उनको सेपरेट कर रही थी, वो कैसी थी? प्लेन सरफेस थी। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब जो दोनों मीडियम है उनकी जो बाउंड्री है, सेपरेटिंग बाउंड्री इंटरफेस, वो कैसी है? कर्व्ड है या स्फेरिकल है। तो इस केस में भी हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे हमने प्लेन सरफेस के लिए यूज़ किए थे वैसे ही यूज़ करेंगे। केवल डिफरेंस क्या होगा कि जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट पे अगर रे इंसिडेंट होगी कर्व सरफेस पे, तो उस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसके टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, यानी कि वो नॉर्मल जो है उस कर्व सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, तो स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस ली है जिसका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। जो लेफ्ट साइड में मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जो राइट साइड में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और हमने लिया है N2 इज ग्रेटर देन N1। इसका मतलब अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये सरफेस हमने स्मॉल ली है। लेट द सरफेस इज वेरी स्मॉल। स्मॉल लिए मतलब इसका लेटरल साइज जो है वो बहुत छोटा है। लेटरल साइज छोटा होने से क्या होगा कि ये जो एंगल्स बनाएंगे हम, ये सारे बहुत छोटे एंगल्स होंगे। तो O एक ऑब्जेक्ट ली है हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि इस सरफेस के सामने रखी हुई है। इससे रेज जा रही हैं। पहली रे हमने ली है जो कि परपेंडिकुलर जा रही है, इस सरफेस पे M पे स्ट्राइक करती है। तो ये रे कैसे जाएगी? ऐसे ही इससे आगे निकल जाएगी। फर्स्ट रे जो है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है तो ऐसे ही आगे निकल जाएगी। दूसरी रे लिए जो हमने ऑब्लिकली जा रही है, वो एंड पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, C से पास होगा वो। और ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये रे N से आगे जाएगी तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा? वो ऐसे जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में जाती है सेकेंड रे। दोनों रेज I पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो I जो है इस ऑब्जेक्ट O की इमेज है। तो हम इस डायग्राम से जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और R में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। U जो है क्या है? O से M तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V हमने क्या लिया है? I से M तक का डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस। और R क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर M से C तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये एंगल R जो बन रहा है दैट इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रेज हैं, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो एंगल बना रहे हैं इस लाइन से, इनको हम मार्क कर देते हैं। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज लिखें तो 10 अल्फा कितना होगा? 10 अल्फा कैसे निकालते हैं हम? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें ये M डैश, तो कितना आएगा? एन M डैश अपॉन O M डैश। और क्योंकि हमने ये सरफेस जो है बहुत स्मॉल ली है, तो M और M डैश ये कॉन्साइड करते हैं, यानी कि सेम पॉइंट है। तो हम इनको जो है NM और OM लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 बीटा लिखते हैं। 10 बीटा कितना होगा? NM डैश अपॉन IM डैश, या NM अपॉन IM। 10 गामा की वैल्यू दैट इज NM डैश अपॉन CM डैश, या हम लिख सकते हैं इसको NM अपॉन CM।
और फिर हमने क्योंकि सरफेस छोटी ली है, लेटरल साइज इसका बहुत छोटा है, तो ये जो गामा, ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये बहुत स्मॉल होंगे। तो हम 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, 10 बीटा को बीटा लिख सकते हैं और 10 गामा को गामा लिख सकते हैं। क्यों? अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं ट्राइंगल ONC, ONC में जो है I कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। ONC का I जो है एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का। और अल्फा एंड गामा ये कैसे हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा ट्राइंगल लें, ट्राइंगल NCI, इसमें जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? आर एंड बीटा, दे आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, या हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमने आई और आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिख लिया है। अब हम स्नेल्स लॉ यूज करें एट पॉइंट n, जहां पर ये इंसिडेंट है। तो हम क्या लिखते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक है, और क्योंकि i और r भी स्मॉल है तो हम साइन i को i से और साइन r को r से रिप्लेस कर सकते हैं। i अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट i n1 इज इक्वल टू r इंटू n2, n1 इंटू i इज इक्वल टू n2 इंटू r। और हमने इनको एंगल्स के टर्म्स में लिखा था, आई की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस गामा, और आर को हमने क्या लिखा था? गामा माइनस बीटा। ये एंगल बीटा, ये गामा और ये अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू निकाली थी हमने 10 के टर्म्स में, क्या वैल्यू थी? mn अपॉन om। गामा की वैल्यू mn अपॉन cm। देन n2 गामा की वैल्यू mn अपॉन cm, बीटा की वैल्यू mn अपॉन im। तो इसमें हम देखते हैं mn तो सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है? n1 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन cm इज इक्वल टू n2 1 अपॉन cm माइनस 1 अपॉन im। अब इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि हम m को ओरिजिन मान लेते हैं, ये जो m है ये ओरिजिन है, और ये OI जो है इसको हम x एक्सिस ले लेते हैं। तो जो डिस्टेंसेस m से लेफ्ट साइड में है उनको नेगेटिव लेंगे, m से राइट साइड में है उनको हम पॉजिटिव लेंगे। तो हम लिख सकते हैं n1 1 अपॉन om राइट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो ये कितनी होगी? ये माइनस 1 अपॉन cm, m से इधर जाएंगे राइट साइड में तो प्लस का r इज इक्वल टू n2 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन im। इसको भी हम m से मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है राइट साइड में, दैट इज u। ये हम लिख सकते हैं माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन b, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं n2 अपॉन b। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, पॉजिटिव हो गया, माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स एक साइड में ले आते हैं, n2 अपॉन r माइनस
n1 अपॉन r, या हम इसको फर्दर लिख सकते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये जो रिलेशन है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सबको रिलेट करती है, और इट होल्ड्स फॉर एनी कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ये किसी भी सरफेस के लिए ले, चाहिए इनसाइड कर्व्ड है या आउटसाइड कर्व है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सबके लिए ये होल्ड करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लेंसेस क्या होते हैं। व्हाट इज अ लेंस? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस of which one or both surfaces are spherical forms a lens। यानी कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लें और उसकी दो सरफेस हैं, दोनों सरफेसेस में से या तो दोनों स्फेरिकल हैं या एक स्फेरिकल है, तो उसको हम लेंस बोलते हैं। इट मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। एक सरफेस तो स्फेरिकल होनी जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है, या दोनों ही स्फेरिकल है, दो सरफेस है दोनों ही स्फेरिकल है, दोनों ऐसे भी स्फेरिकल हो सकती हैं, ठीक है, या एक प्लेन है और एक ऐसे कर्व्ड है। तो इनको हम लेंस बोलते हैं, जिनकी की कम से कम एक सरफेस तो जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए। ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, दोनों स्फेरिकल भी हो सकती हैं और बल्जिंग आउटवर्ड, जैसे कि इसमें दिखा रखे हैं, जो कि बाहर की तरफ बल्ज कर रही है। तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? आप देखेंगे सेंटर में से थिक होते हैं और एजेस पे से थिन होते हैं। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज एंड कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्स करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेके और सन की तरफ उसको फेस करके और सामने की तरफ उसके कागज रखते हैं, पेपर रखते हैं, तो अगर हम काफ़ी टाइम तक रखते हैं तो वो कागज जो है वो जलने लगता है, यानी कि सनलाइट को वो एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग, कन्वर्स कर रहा है वो, तो कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा जो लेंस है वो क्या होता है? कॉनकेव लेंस। इसकी अगर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस इनवर्ट कर्व्ड है, जैसे ये है, ये भी अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये भी अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल। आप देख रहे हैं सेंटर में थिन है और एजेस पे ये थिक है। और ये लेंस क्या करते हैं? सच लेंसेज डाइवर्स लाइट रेज एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अगर उनके ऊपर हम लाइट की रे डालते हैं तो वो लाइट रे जो है फैल जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, इसलिए इनको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो लेंसेज में हम इन्हीं दोनों लेंसेज को कंसिडर करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये प्लेन वाले जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल कॉन्वेक्स जिसकी दोनों सरफेस बाहर की तरफ है, या कॉनकेव जिनकी दोनों सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है। तो लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं क्या होती है। A lens, either a convex lens or concave lens, has two spherical surfaces। चाहे वो convex lens है या concave lens है, दोनों की दो spherical surfaces होती हैं, and each of these surfaces form a part of sphere। The centers of these spheres are called center of curvature of the lens। तो पहली टर्म समझते हैं, ये एक लेंस है, कैसा लेंस है ये? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसकी पहली सरफेस ये है और ये हम देख रहे हैं कि स्फीयर का पार्ट है जिसका कि यहाँ पे सेंटर है। दूसरी सरफेस इसकी ये कर्व सरफेस है और ये स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे है। तो इनको हम सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम ये कॉनकेव लेंस बना लें, यहाँ पे ये जो है कॉनकेव लेंस है, तो इसकी जो पहली सरफेस है ये स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पर है। दूसरी सरफेस है वो भी एक स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर यहाँ पर है। तो इनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं उनका जो कर्वेचर का सेंटर है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर C। और क्योंकि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हम उनको C1 और C2 लिखते हैं। देन
An imaginary straight line passing through the two centers of curvature is called principal axis. अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि C1 और C2 दोनों से पास हो रही है तो क्या बोलेंगे इसको हम principal axis. The central point of the lens is called optical center and represented by the letter O. जो इसका सेंटर है ये पॉइंट, this is called optical center और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. A ray of light through the optical center passes without suffering any derivation. क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके थ्रू कोई रे ऑफ लाइट जा रही है इस पॉइंट के थ्रू तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वो ऐसी की ऐसी निकल जाती है लेंस के थ्रू. The effective diameter of the circular outline of the spherical lens is called aperture. ये जो लेंस है इसका जो डायमीटर है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है दिस डिस्टेंस, या अगर हम इस लेंस की बात करें तो इसके जो एजेस के बीच का डिस्टेंस है ये हम कह सकते हैं इसका जो डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द लेंस. तो हम जो भी लेंसेज यूज करेंगे हम ऐसे लेंस यूज करेंगे whose aperture is much less than the radius of curvature. एक तो उनका एपर्चर बहुत छोटा होगा, छोटे एपर्चर वाले लेंस यूज करेंगे और उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का एक इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. इसका मतलब दोनों सरफेसेस का कर्वेचर सेम होगा. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों का इक्विडिस्टेंट होगा, या हम कह सकते हैं OC1 विल बी इक्वल टू OC2. ऐसे लेंसेस को क्या बोलते हैं हम? थिन लेंसेज विद स्मॉल एपर्चर्स. तो हम इस चैप्टर में जितने भी लेंसेज यूज करेंगे दे विल बी थिन लेंसेज विद स्मॉल एपर्चर. नेक्स्ट टर्म क्या है इससे रिलेटेड? दैट इज प्रिंसिपल फोकस. जैसे हमने मिरर में डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था कि जितनी भी रेज आ रही है मिरर की तरफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाके मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, उसको हमने फोकस में बोला था. तो इसी तरह से द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस converges to a point on the axis. This point is called the principal focus. जितनी भी रेज जो हैं एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. इसी तरह से कॉनकेव में क्या होता है? द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस appear to diverge from a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus. जितनी भी रेस जो है ऐसे पैरेलल जा रही हैं एक्सिस के, और भी ले सकते हैं हम जो कि पैरेलल जा रही हैं, वो सब जो है हमें कैसे दिखाई देती हैं कि इस एक्सिस इस पॉइंट से बाहर आती हुई दिखाई देती हैं. डाइवर्स होती है क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. और फोकस को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन क्या है इसमें लेंस में कि हम जो है लाइट दोनों तरफ से डाल सकते हैं. हम इस साइड से भी लाइट डाल सकते हैं और इस साइड से भी लाइट डाल सकते हैं. ट्रांसपेरेंट होता है तो इसीलिए जो है हमारे पास लेंस में दो फोकस होते हैं. ए लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस दोनों साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे. तो इसलिए हम जो है इनके लिए F1 और F2 यूज करते हैं, जबकि मिरर्स में एक ही फोकस होता है. लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2. The focus on the side of the source of the light is called the first focus. जिधर जो है हम लाइट डाल रहे हैं उस वाले फोकस को हम फर्स्ट फोकस लेते हैं और दूसरा जो फोकस है उसको सेकंड फोकस. जिस साइड से लाइट डाल रहे हैं वो फर्स्ट फोकस और जिससे जो दूसरी साइड में है फोकस उसको हम लेते हैं सेकंड फोकस. देन फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. O से लेके F तक का डिस्टेंस दैट इज नोन एज फोकल लेंथ और इसको हम F से स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस. ये हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं. फिगर में आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है. ABC एक सरफेस है और ADC दूसरी सरफेस है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल का मान लीजिए N2 है और जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है. ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है. दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस.
और इस एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखी हुई है। ठीक है, तो पहली रे जो इससे स्ट्रेट जा रही है लेंस की सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या होगी, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे जो ऑब्लिकली इंसिडेंट है वो N1 पॉइंट पे स्ट्राइक होगी। N1 पॉइंट के बाद लेंस से पास होगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये इस डायरेक्शन में जाती है और दोनों रेज कहाँ पर आके मिलती है, I पॉइंट पे। तो I इसकी इमेज है, जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट O ली थी उसकी इमेज I पे बनती है। अब इसमें जो रिफ्रैक्शन है ये 2 पॉइंट्स पे होगा, N1 और N2। पहला रिफ्रैक्शन होगा जब ये रे बाहर के मीडियम से लेंस के अंदर जाएगी, और दूसरा तब होगा जब ये लेंस से बाहर निकलेगी, लेंस का जो भी मीडियम है उससे बाहर वाले मीडियम में जाएगी। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1 कैसे होता है। 1 पहले एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमने जो है AC सरफेस ड्रॉ कर ली, ABC पहली सरफेस ड्रॉ कर ली है। इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का N1 है, और इधर पूरा हमने एक मीडियम ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अभी हमने सिर्फ एक सरफेस ड्रॉ करी है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है, लेंस कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया है। तो ये जो O ऑब्जेक्ट रखी है, इससे जो रे जा रही है जो N1 पे स्ट्राइक करती है, उसका हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं N1 पॉइंट पे। तो N1 पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कैसे जाएगा, ये जो सरफेस ABC है इसका कर्वेचर C1 है, तो C1 से पास होगा। I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब ये रे N1 मीडियम से N2 मीडियम में एंटर कर रही है, और हम ये मान के चलते हैं कि N2 इज ग्रेटर देन N1। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा, वो सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में जाती है ये, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बनता है दैट इज R1। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, I1 पॉइंट पर इमेज बनती है, क्योंकि जो नॉर्मल रे आ रही थी वो सीधी ऐसे ही आ रही है, दोनों रेस I1 पे आके मिलती हैं, तो I1 इज द इमेज ऑफ O। लेकिन अभी हमने लेंस कंप्लीट नहीं किया है, हमने जो है एक तरफ रेयर मीडियम लिया है, एक तरफ डेंसर मीडियम लिया है, लेंस वाला मीडियम लिया है। अब हमको जो है लेंस कंप्लीट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, ये जो मीडियम है ऐसे कट करना पड़ेगा ताकि यहाँ से ये मीडियम हट जाए, मीडियम जो है सिर्फ इसके बीच में रह जाए। तो हमने ये सरफेस ड्रॉ कर ली है इसकी ADC। इस सरफेस पे ये जो है जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई है, ये पॉइंट जो है N2, तो N2 पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल कहाँ जाएगा, ये जो ADC सरफेस है इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब ये रे जो आ रही थी, ये रे है N1 से N2 की तरफ आ रही थी, ये कैसे जा रही है, ये डेंसर से रेयर मीडियम में N2 और ये N1, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो है इसकी फाइनल इमेज बनती है लेंस से। या हम कह सकते हैं कि ये जो I1 इमेज थी, द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म्स द इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O। तो O की इमेज जो है वो I1 इसने बना दी थी, किसने, पहली सरफेस में, ABC ने। अब जब हम ये ADC सरफेस ड्रॉ करते हैं तो ये सरफेस इस इमेज I1 को I पर शिफ्ट कर देती है, या हम कह सकते हैं कि I1 जो है एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो हम इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये हमने लेंस लिया है ABCD, ये थिक लेंस बनाया हुआ है, लेकिन लेंस बहुत थिन है, ये सिर्फ डायग्राम शो करने के लिए मैंने थिक बनाया है। ये पहली सरफेस जो है ABC, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर है, C1। जो दूसरी सरफेस है ADC, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो कैसे कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो लाइट है ऐसे जा रही है, ये N1 पॉइंट पर स्ट्राइक करती है,
तो N1 पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कर्वेचर से पास होगा, ये एंगल बन रहा है हमारा I1 नॉर्मल और इंसिडेंट रे का। फिर ये रे ऐसे मूव करती है, रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। ठीक है, अगर ये सरफेस AD से नहीं होती तो वो यहाँ सीधी जाके मिलती और ये I1 इमेज बन जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस ADC है तो इस पॉइंट पर जब ये स्ट्राइक करेगी तो दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये हमने N2 पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है जो कि इसके कर्वेचर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी और ये फाइनल इमेज I पर यहाँ बनती है। ठीक है, तो जो इमेज का डिस्टेंस था ये U था। ये जो इंटरमीडिएट इमेज जो फाइनल इमेज बनी है उसका डिस्टेंस जो है वो V होगा। तो ये जो लेंस से रिफ्लेक्शन पढ़ा है हमने, इसके हेल्प से हम लेंस की फोकल लेंथ के लिए रिलेशन डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए रिलेशन डिराइव की थी, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, उसको यूज करेंगे। क्या है वो? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये रिलेशन डिराइव करी थी और ये रिलेशन जो है हर स्फेरिकल सरफेस के लिए होल्ड करती है। ठीक है, इसमें V क्या है? इमेज का डिस्टेंस। N2 क्या है? इमेज जिस मीडियम में बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। N1 जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और R जो है, जो स्फेरिकल सरफेस हमने ली है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लेंस के केस में फर्स्ट लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC, जो पहली सरफेस है उससे जब रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है O, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U है और इमेज जो है I1 बन रही है, इसका डिस्टेंस हमने V' ले लिया। N1 पार वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 जो लेंस का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी हमने लेंस नहीं बनाया है, पूरा मीडियम हमने प्लेन ऐसे ले लिया है। R1 क्या है? ये जो स्फेरिकल सरफेस थी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसके रिफ्लेक्शन के लिए जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? N2/V' माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस के लिए फॉर रिफ्रैक्शन बाय सरफेस ADC के लिए I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है और I जो है वो उसके लिए इमेज है। तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। इमेज का डिस्टेंस कितना है हम इसको ले लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये V' था जो I1 इमेज फर्स्ट सरफेस से बन रही थी। अब सेकेंड सरफेस से जो इमेज बनती है उसका डिस्टेंस हम V ले लेते हैं और सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो R2 है। तो इक्वेशन लिखते हैं हम इसकी, क्या लिखेंगे? N2/V। V क्या है? इसके लिए V है और ये V इमेज कहाँ बन रही है? अब हमने इस लेंस को यहाँ से कट कर दिया है, तो ये मीडियम कौन सा है? जो लेंस के बाहर वाला मीडियम था। तो हम लिखेंगे N1/V माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? V' और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई थी? ये N2 मीडियम में रखी हुई थी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ये। तो N2/V' इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R2। R2 इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो ये जो टर्म है क्या होगी? ये कैंसिल हो जाएगी। क्या मिलेगा हमको? N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1। कॉमन ले लिया हमने दोनों टर्म्स में से, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब हमने फोकल लेंथ को डिफाइन किया था लेंस को, कि जो रेज पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से
वो जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द उसका जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ। उस पॉइंट को फोकस कहते हैं और लेंथ से उसका डिस्टेंस दैट इज फोकल लेंथ। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले लें कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो ये जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, ये फोकस पे बनेगी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यूज, क्या मिलता है हमको 1/f माइनस 1/infinity sorry n1/f minus n1/infinity is equal to n2 minus n1 1/r1 minus 1/r2। ये टर्म जीरो हो जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं 1/f, इस n2 को इधर ले जाएंगे is equal to n2 minus n1/n1 into 1/r1 minus 1/r2, या हम इसको लिख सकते हैं n21 minus 1। ठीक है, n2/n1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 1/r1 minus 1/r2। तो ये जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो हमने रिलेशन डिराइव करी है अभी 1/f इज इक्वल टू n21 minus 1/1/r1 minus 1/r2, जहाँ n21 क्या है n2/n1। n2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम। r1 r2 क्या है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस सरफेसेस। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला और ये बहुत ही यूजफुल है टू डिजाइन लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग सरफेसेस ऑफ सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कन्वर्जिंग लेंस अगर है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए f पॉजिटिव होगा। क्यों, अगर हम कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं तो r1 पॉजिटिव और r2 नेगेटिव। अगर मान लीजिए हम जो है डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिनकी की दोनों कर्वेचर सेम है तो r1 को हम क्या लिखेंगे प्लस r और r2 को क्या लिखेंगे माइनस r। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। और अगर ये टर्म भी पॉजिटिव है इसका मतलब n21 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि लेंस का मीडियम डेंस है और जो बाहर मीडियम है वो रेयर है। तो फोकल लेंथ क्या होगी कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव। ये फॉर्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी होल्ड करता है, लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है r1 नेगेटिव, जो पहली सरफेस होती है वो लेफ्ट साइड में आती है उसकी रेडियस, तो r1 नेगेटिव होती है, r1 को लेंगे हम माइनस r, r2 इसके लिए पॉजिटिव होती है प्लस r। तो इसके लिए अगर हम फोकल लेंथ लिखेंगे तो n21 माइनस 1 1/- माइनस r माइनस 1/r। तो ये टर्म इसके लिए क्या आएगी नेगेटिव आएगी। और अगर ये टर्म जो है n21 ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म जो है पॉजिटिव होगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव। लेकिन अगर हमने जो मीडियम लिया है n21 दैट इज लेस देन 1, लेस देन 1 है क्या मतलब है इसका n2 इज लेस देन n1, यानी कि जो बाहर का मीडियम है लेंस का वो डेंसर है और जो लेंस है वो रेयर मीडियम का बना हुआ है। तो इस केस में कॉन्वेक्स के लिए जो हम लेंगे तो क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 और ये टर्म थी 2/r, तो ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी अगर बाहर का मीडियम ज़्यादा डेंस है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस उसके लिए कितनी हो जाएगी 1/f n21 माइनस 1 और ये हमारी टर्म थी माइनस 2/r। अगर ये टर्म 1 नेगेटिव आती है यानी कि n21 1 से छोटा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस के मीडियम का ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्स की तरह बिहेव करेगा डाइवर्जिंग लेंस की तरह, और ये जो कॉनकेव है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is 20 centimeter? Focal length हमको चाहिए कितनी? 20 centimeter. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है उसका हमको गिवन है बाहर के मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना है? 1.55. ठीक है, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। हमको निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए और दोनों कर्वेचर हमें सेम चाहिए। तो हम कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 को हम प्लस R ले लेते हैं और R2 को माइनस R। फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, या लिखेंगे 1/20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 1/R माइनस 1/R, या 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2/R, या हमको मिलेगा R इज इक्वल टू 20 इंटू 0.55 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट 22 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं। क्यों होती हैं कि ज़्यादातर हम लोग जो है हमारे दिमाग में वही होता है कि F इज इक्वल टू R/2। ये जो है लेंस के लिए नहीं होता है, ये मिरर के लिए ही होता है। लेंस में भी सेटिस्फाई कर सकता है किसी किसी केस में, लेकिन लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो जो है लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये F इज इक्वल टू R/2 लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लेंस का जब भी हमको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालना है तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।